मिज़ोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में अमेरिका जाकर एक बड़ा ही शर्मनाक सा स्टेटमेंट दिया। बोला कि जोगम नाम का एक देश बनने की आवश्यकता है और अमेरिका को जोगम को बनाने में जो लोगों की मदद करनी चाहिए, कुकी लोगों की, कुकी चिन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये पूरा खेल क्या है, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एक इतिहास के किस्से के बारे में जानने की आवश्यकता है। 1769 में एक इलाका था साउथ ईस्ट एशिया में, उस समय इंडोनेशिया के बगल में, जिसको तिमोर लेस्ते कहते थे। तिमोर लेस्ते, जिसको आज की डेट में हम ईस्ट तैमूर के देश के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे। उन सारे आदिवासियों को एक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया 1769 से पोर्चुगीज़ ने। 1769 में तिमोर लेस्ते को अपनी कॉलोनी बनाया। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, उनकी जितनी भी आदिवासी प्रैक्टिसेस थीं, उनको छिड़वा कर वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रयोग करके उन्होंने इन सारे आदिवासियों को 1769 से लेके 1975 तक क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट किया और कई ऐसे जनरेशन्स वहाँ पे क्रिएट कर दिए जो इवेंचुअली क्रिश्चियनिटी वाले ही जनरेशन्स बन गए, इस प्रकार के कि तिमोर लेस्ते की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। 1975 में परिस्थिति ऐसी थी कि तिमोर लेस्ते के बाजू में जो इंडोनेशिया था, जो हमेशा से एक इस्लामिक देश था, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम काफ़ी प्रोमिनेंटली पहुँचा था, और वो इस्लामिक देश के लीडरों ने जब मिलकर, इंडोनेशिया के लोगों ने मिलकर तिमोर लेस्ते से पोर्चुगीज़ को 1975 में भगाया, तो 1975 में भगाने के बाद परिस्थिति गंभीर हो गई। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि 1975 में पोर्चुगीज़ तिमोर लेस्ते को छोड़ के इंडोनेशिया के और इंडोनेशियन सरकार के दबाव से चले तो गए, लेकिन इसके बाद पोर्चुगीज़ ने और अमेरिका ने मिलकर अपना खेल इंडोनेशिया में चालू करा। वहाँ पर एक रेजीम चेंज करवाया। रेजीम इसलिए चेंज करवाया क्योंकि उस रेजीम ने पोर्चुगीज़ को वहाँ से भगाया था। और जब ये रेजीम चेंज हुआ, इस रेजीम चेंज होने के बाद तिमोर लेस्ते के जो लोग थे, जिनको इंडोनेशिया के लोगों ने लिबरेट किया था, इंडोनेशिया ने तिमोर लेस्ते को अपना एक टुकड़ा बनाने की कोशिश की, अपने ही देश में अब्जॉर्ब करने की कोशिश की। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए पोर्चुगीज़ और अमेरिका तुरंत आगे आ गए। उन्होंने इंडोनेशिया में रेजीम चेंज कराकर सरकार गिराई और एक ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव पैदा किया। नैरेटिव ये पैदा किया कि तिमोर लेस्ते के जो लोग हैं वो इंडोनेशिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते, इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार को तिमोर लेस्ते में एक प्लेबिसाइट कराने की आवश्यकता है। और इस प्लेबिसाइट के तहत डिसाइड होगा कि तिमोर लेस्ते के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लगभग 206 सालों के रूल से पोर्चुगीज़ ने तिमोर लेस्ते में क्रिश्चियनिटी प्रमोट की थी। इसके कारण जब तिमोर लेस्ते में प्लेबिसाइट फाइनली हुआ, तो प्लेबिसाइट होने के बाद उन सारे क्रिश्चियन लोगों ने इस चीज़ पर मोहर लगा दी कि हम इंडोनेशिया के मुसलमान देश के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम तो बेसिकली एक क्रिश्चियन नेशन ही बनना चाहते हैं। और तिमोर लेस्ते इस प्लेबिसाइट के बाद ईस्ट तैमूर जैसा एक क्रिश्चियन नेशन बन के खड़ा हो गया। आज भी ईस्ट तैमूर एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, एक लेबोरेटरी है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि CIA, ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस का एक प्लेग्राउंड है, क्योंकि वहाँ पर ईस्ट तैमूर में बैठकर अमेरिका, ब्रिटेन और साथ में ऑस्ट्रेलिया पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पूरे पैसिफिक ओशन पर नज़र रखते हैं। पर यह कहानी का भारत से, मिज़ोरम के पूर्व मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से क्या नाता है? नाता ये है कि यही भविष्य है। खेल को समझिए। ब्रिटिशर्स ने जब उन्होंने भारत को अपना कॉलोनी बनाया, उस समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाकर क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी चालू कर दी। नॉर्थ ईस्ट का इलाका उन्होंने डिलिबरेटली इसलिए भी चुना क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। वो इलाका ऐसा था जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे, नेटिव थे, और क्योंकि आदिवासी लोग वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में भरे हुए थे, उन सारे के सारे आदिवासियों को धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मुहिम जो है वो ब्रिटिशर्स ने चालू करी। इस मुहिम के तहत नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब क्रिश्चियनिटी बढ़ी, अलग अलग आदिवासी संगठनों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया,
तो उस समय ब्रिटिश के मन में एक चीज़ तो तय थी कि यदि ये लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे तो इनके जो रिसोर्सेज हैं हम उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। रिसोर्सेज कौन से थे? खैर रिसोर्सेज तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उस समय के। वहाँ पर ऑयल एंड गैस भी था जो कि डिस्कवर उस समय तो हुआ नहीं था लेकिन आज डिस्कवर हो चुका है। और उस समय बाकी जो टिम्बर था, बाकी जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने चालू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, उस पूरे पीरियड के दौरान ब्रिटिश को एक चीज़ समझ आ गई और वो ये था कि यदि मान लीजिए आने वाले कुछ सालों में हमें भारत को छोड़ के जाना पड़ा और भारत को यदि आज़ादी देनी पड़ी तो नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम इन क्रिश्चियंस का सहयोग लेके एक क्रिश्चियन देश पैदा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि ये आइडिया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक क्रिश्चियन नेशन होना चाहिए, ये कोई आज का आइडिया नहीं, ये तो ब्रिटिश के समय से इन वेस्टर्न शक्तियों के मन में ये पर्टिकुलर आइडिया हमेशा से था। ब्रिटिश को तो एक पॉइंट पर यह भी लगने लगा था कि एक क्रिश्चियन नेशन नॉर्थ ईस्ट में होने की आवश्यकता इस कारण से भी है क्योंकि उस समय जब बेसिकली विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ था, उस विश्व युद्ध 2 के ख़त्म होने के बाद जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बनी थी जिसका टैगिंग अमेरिका ने किया था, उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के समय ब्रिटिश के मन में ये भी आया कि भाई एक थर्ड वर्ल्ड के इलाके में क्रिश्चियन देश तो है ही नहीं, तो क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट को ही क्रिश्चियन देश बना पाए, क्यों ना उस इलाके में जितने भी लोगों को हमने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था उनको ही हम लोग एक क्रिश्चियन देश बना लें। पर ब्रिटिश इस चीज़ में नाकाम रहे। उन्होंने क्रिश्चियन नेशन तो नहीं बनाया लेकिन हाँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के तहत ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय इस क्रिश्चियन एरिया के प्रॉक्सिमेट में था और इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके के प्रॉक्सिमिटी में था, उस इलाके में अपना एक बेस जरूर बना लिया। इसके बाद समस्या ये हुई कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना नाता इन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ कभी छोड़ा नहीं। वो छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को अपना बेस बनाकर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइजेशन चालू किया और उस समय कई अलग अलग संगठन क्रिएट हुए। भारत की आज़ादी के बाद एक कुकी नेशनल फ्रंट क्रिएट हुआ, कुकी चिन नेशनल आर्मी क्रिएट हुई, जोरम पीपल मूवमेंट क्रिएट हुआ। ये प्रकार के अलग अलग मूवमेंट्स को क्रिएट कर कर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का कार्य अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में रहते हुए 1950 के दशक से चालू कर दिया। इस कारण से 1970 के दशक में भारत को ये चीज़ समझ आ गई कि यदि हमें नॉर्थ ईस्ट के डिस्टेबलाइजेशन को रोकना है तो उसका तरीका केवल एक है कि ईस्ट पाकिस्तान का जो ये बेस है, जो कि ये बेस अमेरिका का और ब्रिटेन का बना हुआ है, इस बेस को ख़त्म करना पड़ेगा। इस मुहिम में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने, भारत की सरकार ने उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान लोग थे उनका सहयोग करके बंगला स्पीकिंग देश को क्रिएट कर कर एक बांग्लादेश क्रिएट करवाया। और जैसे ही एक वहाँ पर नया देश बना बांग्लादेश 1971 में, एक चीज़ तो तय हो गई कि बांग्लादेश के बनने के बाद जो ब्रिटिश का और अमेरिका का ईस्ट पाकिस्तान का जो बेस था, जिसके तहत ये लोग एक मुहिम चलाना चाहते थे भारत के नॉर्थ ईस्ट में कि हम वहाँ पर एक क्रिश्चियन देश बना पाएंगे, उस क्रिश्चियन देश का एम्बिशन पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इसके बाद ब्रिटिश और अमेरिका ने हार मान ली? आंसर नो, बिल्कुल नहीं। इन्होंने हार कभी नहीं मानी। इन्होंने हार इसलिए नहीं मानी, उसका कारण ये है कि जैसे ही ये खेल ख़त्म हुआ 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद, उस समय ब्रिटिश ने और अमेरिका ने अपना सारा का सारा फोकस जो है वो झोंक दिया म्यांमार की तरफ और म्यांमार को बनाने की कोशिश करी नया बेस। समस्या ये थी कि म्यांमार में उस समय जो सरकार थी उसके चीन से भी रिश्ते थे और भारत से भी रिश्ते थे। इस कारण से 1980 और 90 के दशक में म्यांमार में एक स्क्रैम्बल हो गया। स्क्रैम्बल का मतलब ये है कि वहाँ पर ब्रिटिश एक शक्ति थी जो कि अपना दबदबा बनाना चाहती थी, अमेरिका एक शक्ति थी जो दबदबा बनाना चाहती थी ब्रिटिश के साथ, इसके साथ साथ भारत और चीन, ये दोनों शक्तियाँ भी म्यांमार में पहुँच चुकी थी। समस्या ये हुई कि जब ये पूरा खेल उस समय हुआ तो म्यांमार एक बेस बनता रहा धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह से बेस बना नहीं। लेकिन
क्योंकि भारत ने बांग्लादेश तो बना दिया था, इस बांग्लादेश के अंदर भी कई ऐसे कट्टर उस समय लोग थे जो कि बांग्लादेश के खिलाफ थे। उन सारों को एकजुट करने का कार्य पाकिस्तान की आईएसआई ने शुरू किया। जमाते इस्लामी का प्रयोग, जमाते इस्लामी के साथ साथ अंसार उल बंगला टीम, इसके साथ साथ शमीम महफूज नाम का एक व्यक्ति 1990 के दशक से आईएसआई के पेरोल पे काम करना शुरू कर चुका था। जमाते इस्लामी ने अपना प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ाना शुरू किया। इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, म्यांमार के अंदर ब्रिटिश, अमेरिका, चीन और भारत का एक कंपटीशन, ये चालू हो गया। पर ये सारा खेल चल क्यों रहा था? सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में हमें एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन नेशन बनाने की आवश्यकता है। उसका रीज़न ये था उस समय शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के समय, कि ये प्रकार का अगर एक एरिया क्रिश्चियन नेशन बनेगा तो ये क्रिश्चियन नेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक पहला फुल फ्लेजेड क्रिश्चियन नेशन होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश एक बांग्ला स्पीकिंग लोगों का देश हुआ, जिस तरीके से भारत एक हिंदुओं का और बाकी लोगों का मिलकर एक सेकुलर देश हुआ, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक क्रिश्चियन देश बनेगा। ये गेम उस समय से चल रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत तब हुई कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद ग्राउंड परिस्थितियां बदलने लगी। कोल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि भाई हम तो कोल्ड वॉर जीत गए, शीत युद्ध जीत गए। तो वो तो उस समय मिठाई का डिब्बा लेके सोन पापड़ी सारे शब्द पूरे वर्ल्ड को खिला रहा था। लेकिन उस दौरान चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से मजबूत करना शुरू कर बैठा कि जैसे जैसे अमेरिका अपनी चीन को फोकस करने में एनर्जी कम रख रहा था, चीन उतना ही फोकस अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रख रहा था। 2010 आते आते परिस्थिति ऐसी हो गई कि अमेरिका को अब समझ आ गया कि चीन उसके लिए एक सबसे बड़ा आर्थिक तौर पर कॉम्पिटिटर है। और 2015 आते आते तो ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि 5 साल के अंदर अंदर अमेरिका को ये भी रियलाइज़ हो गया कि चीन सिर्फ एक आर्थिक कॉम्पिटिटर नहीं, वो तो उसका एक ग्लोबल पावर कॉम्पिटिटर है। चीन का तो उद्देश्य केवल ये है कि वो अमेरिका का जो ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस है उसको छीनना चाहता है, अमेरिका को चीन से नीचे करना चाहता है। और तब स्टार्ट हुआ जिसको आज की डेट में हम कहते हैं शीत युद्ध 2.0, यानी कि कोल्ड वॉर 2.0, जो कि आज की डेट में अमेरिका और चीन के बीच में चल रही है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्योंकि अमेरिका को अब ये चीज़ समझ आ चुकी है कि चीन मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और चीन को मैं काउंटर करना चाहता हूँ, उसके एम्बिशन को करटेल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि चीन जो है वो मेरा कॉम्पिटिटर बने। इसके लिए फिर अमेरिका ने अलग अलग रणनीतियाँ 2010 से अपनानी शुरू करी। उस समय 2010 में अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा होता था। ओबामा ने एक बात ये बोली कि भाई हम एक इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, जो उसने लॉन्च किया, और उसका नाम था एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव। एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव, जिसको पिवट टू एशिया के नाम से भी जाना गया। उस समय ओबामा के मन में ये बात आई कि भाई देखिए, चीन के आसपास के जो देश हैं, हम इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटी ये पैदा करते हैं कि चीन आपके लिए खतरा है। और क्योंकि हम इनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करके बोलेंगे कि चीन आपके लिए खतरे में एक खतरा है, तो होगा क्या कि ये हम लोग से पूछेंगे अमेरिका से कि भाई हम इस चीन के खतरे को मिटिगेट कैसे करें। और यदि अगर ये देश हमसे पूछेंगे कि हम चीन को और उसके खतरे को मिटिगेट कैसे करें, तो उस समय उसके थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए अमेरिका ने सोचा कि हम इनको अलग अलग वेपन्स देंगे। इन वेपन्स के तहत हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिफेंस इंडस्ट्री इनोवेशन भी करेगी, क्योंकि ये एशिया का थिएटर है, यहाँ पर वो वेपन तो काम आएगा नहीं जो यूरोप में काम आएगा। तो इसके तहत हमारी इकोनॉमी पूरी चर्न होती रहेगी। एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव के तहत अमेरिका ने भारत को भी ये बात बोली कि चीन आपके बगल में है, चीन एक बहुत बड़ा खतरा है। जापान को ये बात बोली, साउथ कोरिया को ये बात बोली, वियतनाम को ये बात बोली, बांग्लादेश को ये बात बोली, श्रीलंका को ये बात बोली, सारे देशों को ये बात बोली कि भाई चीन आपके लिए खतरा है। 2010 से लेकर 2015 तक इन देशों में ये खतरा है नैरेटिव चलाकर चीन के खिलाफ अमेरिका ने अपना धंधा पूरा इंश्योर किया। पर उस समय एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इस एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव के तहत अमेरिका ने इन सारे देशों के मन में चीन का एक खतरा है इनिशिएटिव तो डाल दिया, लेकिन वो कोई एक एलाई नहीं बना पाया। 2015 तक अमेरिका को इस चीज़ की समझ आई कि भाई हम तो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, चीन को काउंटर करने के लिए सिर्फ धंधा काम नहीं आएगा, हमें चाहिए यहाँ पर प्रॉपर एलाइज, जिस प्रकार के एलाइज यूरोप में हैं।
हमें चाहिए वो एलाइज जो कि भाई अमेरिका के साथ खड़े होकर अमेरिका के नौकर बनकर ये बात बोलें कि अमेरिका अगर हमें बोलेगा छू तो हम जाके उसके पीछे भाग जाएंगे। इसी रीज़न से 2017 में जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने आते सार सबसे पहले क्या किया, उसने आते सार एक इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। ट्रंप ने बोला कि भाई देखो धंधा व्यापार चलता रहेगा, मुझे चाहिए यहाँ पर एलाइज। भारत तुम मेरे एलाई बनो, जापान तुम मेरे एलाई बनो। जब अमेरिका ने इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी कि तुम लोग मेरे एलाई बनो, जापान को उस समय अमेरिका के एलाई बनने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जापान तो अमेरिका का एलाई 1950 से है, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के तहत से है। दिक्कत सारी तब आई कि भारत ने जब क्वाड में पार्टिसिपेट तो किया, भारत क्वाड का हिस्सा भी बना, हमने मना नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज़ को मना किया और हमने कहा कि देखिए हम क्वाड में आपके साथ आएंगे लेकिन हम आपके एलाई नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका एलाई बनने का मतलब ये है कि आप एक एजेंडा चलाना चाहते हैं और वो एजेंडा है कि आप चीन को काउंटर करना चाहते हैं, और इसलिए काउंटर करना चाहते हैं क्योंकि चीन के साथ आपके इश्यूज़ हैं। तो आपके इश्यूज़ के एजेंडा को चलाने के लिए हम आपके साथ क्यों बैठे हुए, हम क्वाड में बैठेंगे, हमारा अपना एजेंडा है, हम उसको चलाएंगे। उस समय ट्रंप ने बोला कि यार वो सब बातें बाद में, उसको इतनी समझ तो है नहीं, आपको पता ही है ट्रंप का कितना मानसिक परिस्थिति कैसी है। उसने कहा कि क्वाड बनाओ और बैठो। हम लोग बैठ गए, 2 साल बैठे रहे। 2018, 19, 20 2-3 साल क्वाड की मीटिंग्स भी हुई। 2020 तक जब अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बाइडन आ गया। अब बाइडन आपको पता ही कैसा राष्ट्रपति था, सोता हुआ, पता ही नहीं जाग रहा है, सो रहा है या जाग रहा है, क्या कर रहा है जीवन में, उसका खुद का नाम कई बार भूल जाता था, तो उसको ये चीज़ें पता ही नहीं थी। उसने आकर फिर एक नया गेम शुरू किया। उसके जो एडवाइज़र्स थे, उसके एडवाइज़र्स ने बाइडन को बोलना शुरू किया कि भाई हमें चाहिए एलाइज चीन को काउंटर करने के लिए। आप भारत से सीधे सीधे पूछिए कि भारत एलाई बनेगा या नहीं। बाइडन ने पूछा भारत से, भारत ने मना कर दिया। भारत ने मना किया तो भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का पूरा ग्लोबल कैंपेन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान चला। गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तान, आप सोच के देखिए क्या ये सारे इश्यूज एकदम से पिछले 4 साल में उजागर नहीं हुए। खालिस्तान की तो मूवमेंट तो 1960, 70, 80 से चल रही है, पिछले 4 साल में ये क्यों उजागर हुई। आई होप अब आपको खेल समझ आ रहा होगा, क्योंकि भारत ने जब ये चीज़ मना करी कि हम आपके चाइना एंटी चाइना एजेंडा को नहीं सपोर्ट करेंगे, उस समय ये एक अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का खेल चलना शुरू हुआ। तो पहले सिख फॉर जस्टिस थी, रेफरेंडम 2020 था, फिर कोरोना काल आ गया, कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू, फिर उसके बाद निज्जर के बाद विकास यादव। ये सारा गेम उस समय से चल रहा है। ये एक डॉट्स को कनेक्ट करके अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको अब चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा, इन्होंने फिर बांग्लादेश को अप्रोच किया। इन्होंने बांग्लादेश को बोला कि भाई क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में आप भी आओ। बांग्लादेश ने कहा हम भी आएंगे, पर इन्होंने फिर बांग्लादेश को भी वही बात बोली जो भारत को बोली। इन्होंने बांग्लादेश में उस समय शेख हसीना को बोला कि आपको भी जो है एक तो चीन से अपना संबंध जो है वो घटाना पड़ेगा, और चीन को काउंटर करने के लिए आपको बांग्लादेश को हमें एक बेस बनाने के लिए देना पड़ेगा। बांग्लादेश ने मना कर दिया। शेख हसीना ने कहा कि भाई ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ये चीज़ तो होने नहीं देंगे। अब अगर हम ये चीज़ होने नहीं देंगे तो इनको एक चीज़ अमेरिका को समझ आ गई कि देखिए भारत में हमारे साथ अगर वो नहीं है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करो, और भारत में डोमेस्टिकली भारत की सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाओ और लोगों के बीच में सरकार के खिलाफ एक नफरत पैदा करो। दोनों चीज़ें अमेरिका ने करी। इसके साथ साथ बांग्लादेश, क्योंकि भारत के मुकाबले एक बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है, वहाँ पर उनको समस्या नहीं आई। इसी कारण से अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर एक रिजीम चेंज करा दिया। रिजीम चेंज हुआ अभी हाल ही में, शेख हसीना हटी। शेख हसीना के हटने के बाद CIA का जो एक ट्रेंड एजेंट है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, जो कि कहने को गरीबों का मसीहा है, लेकिन सबसे बड़ा गरीबों को मारने वाला व्यक्ति और गरीबों को एक ऐसे खेल में फंसाकर उनको मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये चीज़ जो है उस समय अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि ये व्यक्ति हमारे काम का है। आपको एक चीज़ एक सेपरेट वीडियो में कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे CIA ने अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर ये अवार्ड्स तैयार किए हुए हैं। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करके देखिए कि जितने भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स होते हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन एजेंडा को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो अपने देश के खिलाफ ही अक्सर बात करते हैं। लिस्ट निकाल के देखिएगा कि भारत में किन किन लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है,
और मैग्सेसी अवार्ड विनर्स का जो रवैया है, उस रवैये को भी एक बार ज़रा ज़रूर देखिएगा, आपको खेल समझ आएगा कि कैसे एजेंडा रनिंग होती है। इसको कहते हैं एजेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इंटेलिजेंस लैंग्वेज में। खैर, वो एक अलग चीज़। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आ गया, रेजिम चेंज हो गया। अब जब रेजिम चेंज हुआ तो उसके बाद शेख हसीना ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बात करी। उसने कहा कि खेल सिर्फ रेजिम चेंज का नहीं है, खेल है कि आज की डेट में बांग्लादेश के, भारत के और म्यांमार के इलाके को तोड़कर एक नए देश बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या है कि एक जोगम नाम का देश बने, और ये वो देश होगा जो कि एक क्रिश्चियन देश होगा। क्रिश्चियन नेशन बनाने की आवश्यकता है। आप खेल को अब समझिए। क्रिश्चियन नेशन जो ब्रिटिश बनाना चाहती थी कि थर्ड वर्ल्ड में एक क्रिश्चियन नेशन होगा, आज वो थर्ड वर्ल्ड का एक क्रिश्चियन नेशन नहीं है। आज ये क्रिश्चियन नेशन एक मिलिट्री बेस होगा। ये क्रिश्चियन नेशन बांग्लादेश की टेरिटरी तोड़ के बनेगा। ये क्रिश्चियन नेशन भारत के मणिपुर, मिजोरम के टेरिटरी को तोड़ के बनेगा और म्यांमार की टेरिटरी को तोड़ के बनेगा। म्यांमार का कुकी चिन प्रोविंस से लोगों को निकाला जाएगा। मणिपुर में जो कुकी चिन लोग हैं, जिनको आज की डेट में सपोर्ट किया जा रहा है CIA की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए, आप गेम को समझिए। ये मणिपुर का इवेंट जो अभी चल रहा है, मिजोरम के इस चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर का ये जो कमेंट, शेख हसीना का रिमूवल, म्यांमार के अंदर सिविल वॉर, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। क्योंकि सारों के पीछे खेल एक है कि इस पूरे इलाके में इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो कि एक पॉइंट पर जितने भी ये आदिवासी लोगों को जिनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है, ये सारे के सारे एकजुट हो जाएं और आने वाले समय में एक पॉइंट पर आके ऐसे बोले कि भाई इतनी एट्रोसिटीज़ हैं, इतनी समस्या है कि हम अपने अपने इन देशों के रिस्पेक्टिव देशों के साथ रह ही नहीं सकते। आपको एक चीज़ और समझनी होगी। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते का एक एग्जाम्पल दिया था। इंडोनेशिया ने जब तिमोर लेस्ते से पोर्चुगीज़ को भगाया था, उस समय इंडोनेशिया ने बल का प्रयोग किया था। और जब उन्होंने बल का प्रयोग किया था ना, इस बल के प्रयोग को ही पोर्चुगीज़ ने और अमेरिका ने मिलकर नैरेटिव बनाकर पूरे विश्व के सामने ये पेश करने की कोशिश की थी कि देखो, इंडोनेशिया ने क्योंकि क्रिश्चियनों के ऊपर बल का प्रयोग किया, तो क्रिश्चियन अगर आज की डेट में एक सेपरेट नेशन डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड राइट है। अब कई लोग जो हैं बड़े लंबे समय से ये कह रहे हैं मणिपुर की समस्या को लेके कि भारत की सरकार मणिपुर के अंदर आर्मी को क्यों नहीं भेजती, आर्मी जाकर 1 मिनट में सब कुछ सप्रेस कर देगी। ये सारे लोग वही हैं जो आर्मी को उकसा रहे हैं, भारत की सरकार को उकसा रहे हैं कि आप जाइए, आप जाकर बल का प्रयोग कीजिए मणिपुर में। क्योंकि जैसे ही आप बल का प्रयोग करेंगे, क्या होगा कि इस बल के प्रयोग से एक ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव चलाया जाएगा। और नैरेटिव पता है कौन चलाएगा? नैरेटिव चलाने के लिए CIA ने वर्ल्ड कुकीज़ो इंटेलेक्चुअल काउंसिल एक बॉडी बनाकर रखी हुई है नॉर्थ ईस्ट में। ये नैरेटिव चलाएगी कि देखिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम अगर आज की डेट में एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। इसी रीज़न से देखिए कि भारत की सरकार ने क्या बोला, किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग मणिपुर में नहीं किया जाएगा। मणिपुर की समस्या का जो हल है उसको डायलॉग और बातचीत से निकाला जाएगा। डायलॉग है, बातचीत है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और एक्टर्स हैं जिनके थ्रू रेगुलर बेसिस पर डायलॉग चल रहा है। ये चीज़ अमेरिका को और खटक रही है क्योंकि वो उकसाना चाहती थी भारत को कि भाई बल का प्रयोग करो, और बल का प्रयोग करने का मतलब ये है कि भाई हम उसको एक नैरेटिव बनाकर पेश करेंगे कि देखिए इनको एक सेपरेट स्टेट की आवश्यकता है। अब क्योंकि भारत की सरकार ने वो नैरेटिव भी इनका खारिज कर दिया, तो अब ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री मिजोरम के जाकर जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई जोगम नाम का एक स्टेट होना चाहिए, आप इस गेम को समझ लीजिए कि ये सारा का सारा गेम कनेक्टेड है। अब देखिए बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है, मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस इस समय अमेरिका को पूरी टेरिटरी का प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला बना चुका है। ISI वहाँ पर क्या कर रही है? ISI इस समय बांग्लादेश में एक बहुत महत्वपूर्ण खेल खेल रही है। ISI अमेरिका के बिहाफ पर सबसे पहले जितने भी बांग्लादेश के अंदर इस समय नॉन मुसलमान लोग हैं, सबसे पहले उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। इस अत्याचार का मतलब ये है कि भाई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, बाकी माइनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश में उनके ऊपर अत्याचार करो। ये अत्याचार के तहत क्या होगा कि ये लोग बेसिकली अपना बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में जाएंगे। और कौन से देश में जाएंगे? भारत में आएंगे। जैसे ही ये लोग भारत में आएंगे, एक इंस्टेबिलिटी भारत में क्रिएट होगी।
दूसरा, अमेरिका इस समय इजराइल के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे के पूरे म्यांमार के अंदर एक बहुत बड़ी सिविल वॉर करवा रहा है। ये सिविल वॉर के तहत क्या होगा, भगदड़ मचेगी, एक्सोडस होगा, और मणिपुर, मिजोरम, इस इलाके को पूरा वोलेटाइल रखिए। खेल को ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बैकड्रॉप में एक क्रिश्चियनिटी का एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट है सिविल वॉर का। ये आने वाले समय में धीरे धीरे इस प्रकार से मटीरियलाइज करेगा कि ये एरिया इतना वल्नरेबल और वोलेटाइल हो जाएगा कि एक पॉइंट पर आकर ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं, ये एक ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर देंगी कि भाई इस इलाके में जितने भी ये लोग हैं जो कि खास करके क्रिश्चियंस हैं, ये तो ना भारत के साथ, ना म्यांमार के साथ और ना ही बांग्लादेश के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों सरकारें इन सारे क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। और इस अत्याचार को मैनेज करने का सबसे सरल तरीका सिर्फ ये है कि इनको एक आज़ादी दी जाए। इसका खेल संयुक्त राष्ट्र से शुरू होगा। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में इन लोगों को सपोर्ट देके इनके पिटिशंस लाए जाएंगे। यूरोपियन संघ इन लोगों को उस समय इनके पूरे के पूरे नैरेटिव को बढ़ावा देगा और एक ग्लोबल मूवमेंट चलेगी। इसके तहत ये जो जोगम नाम का एक क्रिश्चियन देश बनाने की आवश्यकता है इस इलाके में, ये आगे मटीरियलाइज करेगी। अब आखिर में सवाल सिर्फ यही उठता है, जोगम क्यों? मैंने आपको बताया, क्योंकि जोगम इसलिए कि अमेरिका आज इस मोमेंट पे 2024 में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इस कारण से है कि पूरे साउथ एशिया में इस समय आप अगर देखें, अमेरिका के पास एक भी एलाई नहीं है, एक भी एलाई जो कि आउटराइटली खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे दे कि हम आपके साथ हैं चीन को काउंटर करने के लिए। बांग्लादेश से ही शुरुआत कीजिए। मोहम्मद यूनुस ने इस समय बांग्लादेश को सिर्फ एक प्रयोगशाला के तहत प्रयोग करने के लिए अमेरिका को दे दिया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अभी इस समय हिम्मत नहीं है खड़े होकर ये बात बोलने की कि हम चीन से अपने संबंध खत्म कर रहे हैं। बांग्लादेश कोलैप्स कर जाएगा 4 दिन में यदि उसने ऐसी बात कर दी तो। और भारत ऑलरेडी ये बात अमेरिका को बोल चुका है कि हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, एंगेज करने के लिए तैयार हैं, पर हम आपके चाइना एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी रीज़न से आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने से चंद हफ्ते पहले भारत ने और चीन ने मिलकर अपनी जो बाउंड्री लेवल पर 4 साल से समस्या भी चल रही थी उसका हल भी निकाल लिया, ताकि अमेरिका को अब इस एजेंडा को रन करने का कोई मौका ही ना मिले। अमेरिका इस बात को बोलने में कोई कामयाबी ही ना प्राप्त कर पाए कि भाई आपके और चीन के बीच में समस्या है। चीन ट्रस्टवर्दी है या नहीं ये तो समय बताएगा, पर कम से कम भारत इस समय ये बात स्पष्ट तरीके से अमेरिका को बोल चुका है, एंगेज करेंगे, लेकिन चीन को काउंटर करने में आपके नौकर नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तो इस समय चीन के गोद में बैठा है, सवाल ही नहीं उठता कि वो अमेरिका का एजेंडा रनिंग करे। श्रीलंका चीन के गोद में बैठा है, चीन का इतना डेट है कि वो उसको लौटाते लौटाते ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक बात रही भूटान की, वो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, वो तो अमेरिका को घुसने ही नहीं देता। म्यांमार में चीन के खिलाफ अमेरिका सिविल वॉर करा रहा है, सिविल क्राइसिस चल रहा है, इंस्टेबिलिटी चल रही है, पर वहाँ पर जो मिलिट्री जुनता है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण अभी भी चीन का दबदबा म्यांमार में पूरा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें फाइनली नेपाल को, तो नेपाल में अमेरिका कई बार रेजिम चेंज कराता है, हर साल 1.5 साल के बाद वहाँ पर एक नया प्रधानमंत्री भी आ जाता है, लेकिन अमेरिका अभी भी नेपाल में इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो वहाँ बैठकर एक ऐसा खेल खेले कि पूरे नेपाल की टेरिटरी को वो प्रयोग करे चीन के खिलाफ काउंटर करने के लिए, क्योंकि चीन और नेपाल के रिश्ते भी उतने ही गहरे हैं जितने पाकिस्तान और चीन के हैं। तो इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए कि ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन है कि मेरा यहाँ पर कोई भी एक एलाई क्यों नहीं है अभी तक चीन को काउंटर करने के लिए। सारे लोग जो हैं मेरे एजेंडा को चलाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। इस रीज़न से ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो मिज़ोरम के पूर्व मुख्यमंत्री के ये जो स्टेटमेंट को अभी हाल ही में हमने देखा, ये हमें इतना आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसा अब आपको इस वीडियो के बाद समझ आ चुका होगा कि ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है। ये पैटर्न शुरुआत ब्रिटिश के समय से हुआ था, उस समय रिक्वायरमेंट कुछ और थी। ये पैटर्न आज भी चल रहा है, रिक्वायरमेंट कुछ और है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि क्या भारत
आने वाले समय में अपनी टेरिटरी को इतने सरल तरीके से टूटने देगा? अगले 4 साल कम से कम ये नहीं होगा, उसके बाद का तो पता नहीं। लेकिन अभी इस परिस्थिति में ये चीज़ तो तय है कि भारत की टुकड़ी कोई भी काट कर, अमेरिका अगर ये बात सोच रहा है कि वो एक क्रिश्चियन देश बना लेगा, बहुत बड़े भुलेखे में है। तो इन प्रकार के स्टेटमेंट्स को लेना तो गंभीरता से चाहिए, क्योंकि जब जब ये स्टेटमेंट्स आते हैं एक बड़ा पैटर्न उजागर होता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर है। आने वाले समय में 2 स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। पहला वीडियो भारत और अमेरिका के जो संबंध ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान होने वाले हैं, क्या क्या इश्यूज चैलेंजेस होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण वीडियो कि विश्व की जो इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं उन्होंने जो ट्रंप का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया है वो जानना आवश्यक है कि ट्रंप एक किस प्रकार का व्यक्ति है, उससे वर्ल्ड को कैसे इंगेज करना होगा। दोनों वीडियो आने वाले समय में बड़े दिलचस्प होंगे और आपके साथ में लेके ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद।